नमस्ते छात्रों, मैं हूँ राजेश अनोते। हिंदी ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई की पहली कविता मातृभूमि। इस कविता के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। छात्रों, मातृभूमि कविता के द्वारा राष्ट्रकवि गुप्त जी ने अपनी भारत भूमि का गौरवगान किया है। उन्होंने अपने इस भारत भूमि की महानता का गुणगान इस कविता के माध्यम से किया है। हम भारतीय भी इस भारत भूमि को मातृभूमि कहकर संबोधित करते हैं। हमें मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ भाव रखकर उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए। यही संदेश इस कविता के माध्यम से उन्होंने दिया है। तो चलिए मातृभूमि इस कविता का भावार्थ देखते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग रुंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। छात्रों, इन पंक्तियों के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द आए हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं। चाहे तो आप इन कठिन शब्दों के अर्थ को देखकर लिख सकते हो। तो चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। यहाँ पर नीलांबर का अर्थ होता है नीला आसमान, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र धारण करना, हरित का अर्थ होता है हरा रंग, पट का अर्थ होता है वस्त्र, मेखला का अर्थ होता है करधनी या कमरबंद, रत्नाकर का अर्थ होता है सागर या समुद्र। छात्रों, इन दो पंक्तियों के अंतर्गत कवि मैथिली शरण गुप्त जी अपनी मातृभूमि भारत माता के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि ने हरे रंग का एक वस्त्र परिधान किया है, अर्थात धरती पर हरे भरे घास के मैदान है, सब तरफ हरियाली युक्त धरती है और इस धरती के सिर पर एक नीला आसमान सुंदरता प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में उदित होने वाले सूर्य व चंद्र इस मातृभूमि के युग मुकुट है और समुद्र कमरबंद के रूप में इस मातृभूमि की जो है सुंदरता बढ़ाता हुआ हमें दिखाई देता है। कवि आगे कहते हैं कि नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग रुंद शेष फन सिंहासन है। अभी यहाँ पर बंदी जन का अर्थ होता है प्रशंसा करने वाला, खग का अर्थ होता है पक्षी, रुंद का अर्थ होता है समूह या समुदाय, शेष का अर्थ होता है शेषनाग और सिंहासन का अर्थ होता है राजाओं के बैठने का जिस तरह से आसन था उसे जो है सिंहासन कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि पर प्रेम रूपी प्रवाह के साथ संपूर्ण नदियाँ बह रही है और चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए हैं। रात के समय आसमान में प्रकाशित होने वाले तारों से मातृभूमि का सुंदर रूप और भी सुंदर दिखाई देता है। तरह तरह के पक्षियों का समूह अपने मधुर शब्दों से मातृभूमि की महानता का गुणगान कर रहे हैं और शेषनाग का फन ही इस मातृभूमि का सिंहासन है। आगे वे कहते हैं, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अभी यहाँ पर पयोद का अर्थ होता है बादल या मेघ, बलिहारी का अर्थ होता है न्यौछावर करना या अर्पण करना, सगुण का अर्थ होता है सर्वगुण संपन्न, सर्वेश का अर्थ होता है ईश्वर। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बादल बारिश के रूप में बरसकर मातृभूमि का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मातृभूमि पर हम सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार है। सच कहे तो ऐसी यह सम्मानजनक मातृभूमि
सत्य का स्वरूप है और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की एक सर्वगुण संपन्न एक मूर्ति है। छात्रों, अभी हमने जिन पंक्तियों का भावार्थ देखा है, उन पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर लिखित स्वरूप में आपके सम्मुख रखा गया है। चाहे तो आप इसे भी देखकर लिख सकते हो। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दीन में तरनी करता तम का नाश है। छात्रों, इन पंक्तियों के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द आए हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं। चाहे तो आप उन कठिन शब्दों के अर्थ को देखकर लिख सकते हो। तो चलिए छात्रों, इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। यहाँ पर नीर का अर्थ है जल या पानी, सम का अर्थ होता है समान, शीतल का अर्थ होता है ठंडी या ठंडा, हर लेना का अर्थ होता है पीड़ा दूर करना। तो यहाँ पर पहले दो पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मातृभूमि पर निर्मल प्राकृतिक जल स्रोत उपलब्ध है जो अमृत के समान श्रेष्ठ है। इसी मातृभूमि पर बहने वाली शीतल मंद व सुगंधित वायु मनुष्य के सारे दुख दर्द कष्ट पीड़ा दूर करती है। आगे वे कहते हैं, षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। अभी यहाँ पर षड ऋतु का अर्थ होता है 6 ऋतु, दृश्ययुक्त का अर्थ होता है दृश्ययुक्त, अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, मखमल का अर्थ होता है रेशमी कपड़ा। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो 6 ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर, इन 6 ऋतुओं के एक के बाद एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलते हैं। हमारी मातृभूमि हरियाली से भरी हुई है जो किसी रेशमी कपड़े से कम नहीं है। आगे वे कहते हैं, शुचि सुधा सिंचिता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरनी करता तम का नाश है। अभी यहाँ पर शुचि का अर्थ होता है पवित्र शुद्ध, सुधा का अर्थ होता है अमृत जल, सिंचना का अर्थ होता है भिगोना, तरनी का अर्थ होता है सूर्य और तम का अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि रात में चंद्रमा का प्रकाश मातृभूमि को पवित्र ओसरूपी जल कणों से भिगोता रहता है और सुबह दिन निकलते ही सूर्योदय होता है, तब सूर्य उस अंधकार को मिटा देता है। छात्रों, अभी हमने जिन पंक्तियों का भावार्थ देखा है, उन पंक्तियों का भावार्थ आपके सम्मुख रखा गया है। चाहे तो आप इसे देखकर लिख सकते हो। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुदोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु वर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधाधरा तेरे नाम यथार्थ है। छात्रों, इन पंक्तियों के अंतर्गत भी कुछ कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं। चाहे तो आप उन्हें भी देखकर लिख सकते हो। तो चलिए छात्रों, इन पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुदोपन फल मिलते हैं। अभी यहाँ पर सुरभित का अर्थ होता है सुगंधित, सुखद का अर्थ होता है आनंददायी,
सुमन का अर्थ होता है फूल, भांति भांति का अर्थ होता है तरह तरह के, सरस का अर्थ होता है रसयुक्त या रसीला, सुधोपन का अर्थ होता है अमृत के समान। तो छात्रों, कवि मैथिली शरण गुप्त जी पहले दो पंक्तियों में यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस मातृभूमि पर सुगंधित, सुंदर और आनंददायी फूल खिलते हैं और उसी के साथ साथ इस मातृभूमि पर अलग अलग प्रकार के रसीले व अमृत के समान मीठे फल हमें जो है खाने के लिए मिलते हैं। आगे वे कहते हैं, औषधिया है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु और रत्नों वाली। अब यहाँ पर निराली का अर्थ होता है अनोखी या अलग, खाने का अर्थ होता है खदान, रत्नों वाली का अर्थ होता है रत्नों की। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस मातृभूमि पर एक से बढ़कर एक तरह तरह की आश्चर्यजनक औषधियां उपलब्ध है। इस मातृभूमि पर धातु एवं रत्नों की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। आगे वे कहते हैं, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। अभी यहाँ पर वसुधा धरा का अर्थ होता है धरती या पृथ्वी, यथार्थ का अर्थ है सत्य या उचित। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि सभी भारतवासियों को जिन जिन पदार्थों एवं वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वे सभी पदार्थ एवं वस्तु यहाँ इस मातृभूमि पर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए मातृभूमि को प्राकृतिक धन संपत्ति देने वाली धरती कहा गया है। ये नाम उसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त और सत्य भी है। छात्रों, अभी हमने जिन पंक्तियों का भावार्थ देखा है, उन पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। चाहे तो आप इसे देखकर लिख सकते हो। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। छात्रों, इन पंक्तियों के अंतर्गत भी कुछ कठिन शब्द आए हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार के अंतर्गत दिए गए हैं। चाहे तो आप इन कठिन शब्दों के अर्थ देखकर लिख सकते हो। तो चलिए छात्रों, इन पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। अभी यहाँ पर क्षमामयी का अर्थ होता है माफ करने वाली, दयामयी का अर्थ होता है दया करने वाली, क्षेममयी का अर्थ होता है सुख देने वाली, सुधामयी का अर्थ होता है अमृत से युक्त, वात्सल्यमयी का अर्थ होता है प्रेम से भरी हुई। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मातृभूमि सभी प्राणियों को माफ करने वाली है, सभी जीवों पर दया करने वाली है, सभी प्राणियों को सुख देने वाली है, वह अमृत से युक्त और प्रेम से भरी हुई है। इसलिए आगे वे कहते हैं, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। यहाँ पर विभवशालिनी का अर्थ होता है धन संपत्ति देने वाली, भय निवारिणी का अर्थ होता है डर को दूर करने वाली, शांतिकारिणी का अर्थ होता है शांति निर्माण करने वाली, और सुख करती का अर्थ होता है सुख समृद्ध देने वाली। छात्रों, यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मातृभूमि प्राकृतिक धन संपत्ति देने वाली एक शक्ति है। मातृभूमि संपूर्ण विश्व का पालन करने वाली एक देवी है और वही देवी सभी जीवों के दुख दर्द पीड़ा को दूर करती है। वह सभी जीवों का डर दूर कर शांति निर्माण करती है और सभी के जीवन को सुख समृद्ध से भर देती है। कवि आगे कहते हैं,
हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। अब यहाँ पर शरणदायिनी का अर्थ होता है आश्रय देने वाली, त्राण का अर्थ होता है संकट से मुक्ति कराने वाली, और जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली माता। तो यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह मातृभूमि सभी को आश्रय देती है, वह सभी को बहुत बड़े बड़े संकटों से मुक्ति दिलाती है और सभी जीवों की हिफाजत करती है। हम सब इस मातृभूमि के संतान हैं। यह मातृभूमि हम सब की माता है। इसी के साथ साथ वह हमारी सांस, हमारी जान और हमारी शान भी है। छात्रों, इस कविता के अंतिम पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। चाहे तो आप इसे भी देखकर लिख सकते हो। छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित मातृभूमि इस कविता का भावार्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए छात्रों, मैं यहीं पर रुकता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।